very good afternoon to all of you all. अभी से ही थक गए आप लोग वापस से come on. A very good afternoon to all of you all. Much better. First of all, congratulations to all of you all for clearing your first step of the journey of CA, and that is the CA Foundation examination. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. बट देखो, जैसे कहते हैं ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ या ना. ये तो हमारा पहला कदम था जो हमने पार किया है. अभी सेकंड और थर्ड स्टेज जो है हमारा बचा हुआ है. सेकंड स्टेज जिसका आज हमारा पहला दिन है, दैट इज द जर्नी टुवर्ड्स योर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. सीए इंटर के बाद आएगा आपका सीए फाइनल का एग्जामिनेशन 3 years आफ्टर योर क्लियरिंग योर इंटर एग्जामिनेशन. तो ये बैच जो है, इनका अटेम्प्ट, आप लोगों का जो अटेम्प्ट है इंटरमीडिएट का, दैट इज गोइंग टू बी ड्यू इन November 20. यस और नो गाइज? यस. उसी के 3 साल बाद आपका सीए फाइनल का एग्जाम होगा, जिसके बाद आप जाने जाओगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा, आपकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग रहेगी. इसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि लोगों का जो नजरिया है आपके पास देखने का, वो कितना बदल चुका है. लोगों का छोड़ा, आपका खुद का जो अपने लिए रिस्पेक्ट है, वो एक अलग ही लेवल पे जो है वो बढ़ जाएगा. और इसी जर्नी में मैं ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा योगदान देने वाली हूँ थ्रू वन पेपर एट द इंटर लेवल, एंड दैट इज पेपर नंबर 2 इन ग्रुप 1, विच इज नोन एज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो ये जो पेपर है, जैसे मैंने कहा, मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ, ग्रुप 1 में है. ग्रुप 1 में आपका सेकेंड पेपर जो होता है, कौन सा पेपर होता है? लॉ का. इसी सब्जेक्ट का नाम क्या है जो हम पढ़ने वाले? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. बोलो तो वापस से, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. यही जो पेपर है, इट इज गोइंग टू बी इन ऑल ऑफ 100 मार्क्स. कितने मार्क्स का आपका पेपर है? 100. और यही 100 मार्क्स का पेपर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नाम में ही जैसे लिखा है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो 2 हिस्सों में हमारा ये पेपर डिवाइड होने वाला है, कॉर्पोरेट लॉ में एंड अदर लॉज में. कौन से एक्ट है, वेटेज कौन से एक्ट का कितना है, आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफली अबाउट द होल सब्जेक्ट ऑफ लॉ. आज पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पहले दिन से ही हम लोग लॉ की पढ़ाई शुरू करें. आज नई सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहली बार शायद से, जैसे कॉस्टिंग का पेपर है, कॉस्टिंग का पेपर, टैक्स का पेपर. आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लर्न दीज सब्जेक्ट्स, राइट? तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेट अवे जंप टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, बट यस, आज मैं ये सारी चीजें आपको जरूर बताने वाली हूँ कि कंटेंट वाइज हम लोग ये 3-3.5 महीने में क्या सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, एंड प्लस बुक्स जो है वो कौन सी मिलने वाली है. देखो, ये 3.5 महीनों के कोर्स में आप लोग बेसिकली पढ़ने वाले हो फ्रॉम दीज बुक्स. मेरी जो बुक्स है 5 वॉल्यूम का सेट है. सबसे पहली वाली जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम 1, ये कॉर्पोरेट लॉ की है. कॉर्पोरेट लॉ में आपको बस एक ही एक्ट पढ़ना है. हमारा जो टॉपिक है ना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसी कॉर्पोरेट लॉ में आपको बस एक ही एक्ट पढ़ना है जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013. बस कॉर्पोरेट लॉ में एक ही एक्ट है. हाँ, सीए फाइनल में आपको सेबी है, सिक्रा है कॉर्पोरेट लॉ में, बट इंटर का जहां तक क्वेश्चन अराइज करता है, यू हैव ओनली 1 एक्ट टू लर्न इन सीए इंटर इन कॉर्पोरेट लॉ, एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. इसी कंपनीज एक्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ ही सेक्शंस पढ़ने हैं, कुछ ही, ज्यादा कुछ नहीं. कुछ कितने? बस 148 सेक्शंस. बस मैम 148 बस? जी हाँ, 148 बस, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ इन ऑल, किसी को पता है कितने सेक्शंस का है कंपनीज एक्ट? वेरी गुड, 470 सेक्शन. 470 सेक्शंस का हमारा कंपनीज एक्ट है, जिसको इंस्टीट्यूट ने ना 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, फाउंडेशन, इंटर एंड सीए फाइनल. तो फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे. कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी क्या, मेंबर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिर्फ बेसिक टॉपिक्स जो थे वो हमने कवर किए थे फाउंडेशन में.
इंटर में एकदम थरली, एकदम डिटेल में इंस्टीट्यूट ने कवर किया है 1 से लेकर 148 सेक्शंस। और वहां पे मतलब कहां पे, सीए फाइनल में बाकी के सेक्शंस कवर होने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 149 टू सेक्शन नंबर 470। सो वॉल्यूम 1 इज रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट। बट हमारा 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, दिस इज ओनली द कॉर्पोरेट लॉ। अदर लॉज जो है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ 40 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स एंड अदर लॉज 40 मार्क्स। यही अदर लॉज की है हमारी ये वॉल्यूम नंबर 2। इसी वॉल्यूम नंबर 2 में हमारे अदर लॉज जो है, 4 अदर लॉज है, कौन से मैं बताने वाली हूं, यही 4 लॉज जो है वो कवर होने वाले हैं यहाँ पे। ये दोनों बुक्स मिला के अप्रोक्सीमेटली हो गए 280 पेजेस। और आपके पूरे कोर्स में, सीए इंटर के कोर्स में, आपको सिर्फ पढ़ना है ये 280 पेजेस में। मैं आपको गारंटी देती हूं कि ये बुक के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। क्यों मैम आप ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि आपने ये बुक लिखी है इसीलिए आप उसको प्रमोट कर रहे हो? नहीं, ये बुक एक्चुअली मैंने नहीं लिखी है। ये पूरी की पूरी बुक्स जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मटीरियल ऑफ आर इंस्टीट्यूट, जो हमारा ICAI है, उसी ने जो सारा मटीरियल इशू किया है, सारा का सारा मटीरियल, मतलब स्टडी मटीरियल, साथ ही साथ RTP, साथ ही साथ पहले ना जो ओल्ड कोर्स था उसमें कुछ प्रैक्टिस मैन्युअल करके आया करता था, प्रैक्टिस मैन्युअल एंड प्लस ऑल लास्ट 10 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस along with the solution I have given in this book। क्योंकि ये मटीरियल मैंने बनाया ही है from the institute's material, there is nothing that can be asked beyond this material। तो आपको एग्जामिनेशन में बस ये बुक्स में से पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फर्क सिर्फ एक ही चीज है कि इंस्टीट्यूट ने अलग अलग बुक्स में अपना कंटेंट दिया है और मैंने उसी कंटेंट को कंबाइन करके एकदम सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अपनी बुक्स में प्रेजेंट किया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, एक बुक है क्वेश्चन बैंक एंड MCQ बुक, वॉल्यूम नंबर 4। तो इसमें मैंने क्या किया है, कंपनीज एक्ट में 10 चैप्टर्स है। यही 10 चैप्टर्स को मैंने क्या किया, एकदम सिस्टमैटिक फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो 10 पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने 60-60 मार्क के कंपनीज एक्ट के सवाल पूछे होंगे। मैंने क्या किया है, वो क्वेश्चंस को लिया है और बाइफर्केट कर लिया। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 10 का है, ये चैप्टर 5 का है, और उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज सारा कंटेंट जो है वो बना लिया है, ताकि आपके लिए आसान हो जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेम प्रैक्टिस मैन्युअल का कंटेंट लिया है, चैप्टर वाइज बाइफर्केट कर दिया है। RTP का कंटेंट लिया है, चैप्टर वाइज मैंने बाइफर्केट कर लिया है, सो दैट एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हम डायरेक्टली चैप्टर 2 पे जंप नहीं करेंगे, पहले हम लोग इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस मैन्युअल, RTPs, MCQs सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग थरर हो जाते हैं, उसके बाद वी विल जंप टू चैप्टर नंबर 2, क्योंकि देखो हमें स्ट्रेट अवे एग्जामिनेशन नहीं देनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाओगे, हो सकता है यू विल फेस वेरियस चैलेंजेस। वो चीज ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक बनाई है। और साथ ही साथ मेरी और एक बुक है, दैट इज द चार्ट बुक। इस चार्ट बुक में मैंने क्या किया है, 50 चार्ट्स में पूरा का पूरा लॉ का जो सिलेबस है उसको कवर कर दिया। पूरा सिलेबस, 100 मार्क्स का सिलेबस इज कवर्ड जस्ट इन 50 चार्ट्स। और ये क्यों है, आप देखो इतना सारा कंटेंट है। एग्जामिनेशन क्यों सीए स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट जाती है, बिकॉज देयर इज ओनली वन चैलेंज, एंड व्हाट इज दिस चैलेंज, टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सिलेबस पहाड़ जितना है और समय चींटी जितना है, और इतना सिलेबस इतने कम समय में कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आप खुद सोचो, 3 महीने की प्रेपरेटरी लीव में अगर मैं आपको 300 पेजेस पढ़ने बोल रही हूं, आप कितनी बार पढ़ पाओगे? एक बार, या ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ही सिंसियर हो ना तो 2 बार। वही अगर आपने ये 2 बार कंप्लीट किया, मतलब 300 + 300 600 पेजेस, वही अगर आप ये बुक एक बार पढ़ लेते हो एंड देन यू ओनली हैव 50 चार्ट्स टू डू, क्या आप कम से कम 4 बार 50 चार्ट्स पढ़ पाओगे एज कंपेयर टू 300 पेजेस की बुक 2 बार पढ़ना?
अरे बोलो ना, हाँ या ना, डरो मत मुझसे, हाँ या ना। अब ऐसे केस में ये चार्ट से क्या हुआ है, आपका कंटेंट जो है एक ही बार में आपकी आंखों के सामने आ जाता है, जिससे रिवाइज करने में और रिकलेक्ट करने में आसानी होती है। कोई भी चीज आप देख लो, अगर पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहता है ना, चीजें जल्दी से दिमाग में बैठ जाती है, एज कंपेयर टू सिर्फ थियोरी है, थियोरी है, थियोरी है, और वो भी अगर ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स है तो राम भरोसे, हाँ या ना। तो इसी चीज को मैंने क्या किया है, अपनी बुक्स को कलरफुल रखा है, प्लस सारे कंटेंट को 50 चार्ट्स में मैंने स्क्वीज कर दिया है, ताकि जब आप पढ़ाई करोगे आपका फटाफट एक सेक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक लिंक रहती है लॉ के पेपर में, वही लिंक एक साथ आपको आंखों के सामने नजर आए। उसी चीज के लिए मैंने क्या किया है, ये चार्ट बुक बनाई है फॉर द लास्ट मोमेंट रिविजन, एग्जामिनेशन के 1 डे पहले एंड इवन ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव। तो ऐसे करके ये सारी बुक्स जो है आपको मिलने वाली है। डोंट वरी, ऑल दीज बुक्स विल बी गिवन टू यू, दे आर इंक्लूसिव ऑफ द फीस। तो इसके लिए आपको एडिशनली कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे सब्जेक्ट की बात है, मेरे सब्जेक्ट की बात है, अभी रीसेंट एग्जामिनेशन जो हुआ नवंबर 2019 का, ओके, जिसका रिजल्ट अभी आया 3 फेब को, यू विल नॉट बिलीव, एसपीसी से जो 48 रैंकर्स आए ना, मेजॉरिटी रैंकर्स जो है उनको रैंक इसीलिए मिला है क्योंकि उनका अकाउंट्स और लॉ में स्कोर अच्छा था। अकाउंट्स और लॉ में स्कोर अच्छा था। मेरी जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 29 है, उसको लॉ में कितने मिले होंगे फाउंडेशन में? 92 मार्क्स। 92 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, 92 मार्क्स, उसके मार्क्स में 2 गरीब बच्चे पास हो सकते। सीरियसली आप सोचो, 92 मार्क्स। मैं मैथ्स की या इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रही हूं। मैथ्स और इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में एमसीक्यू है, गोला गोला, एक गोला मारा, सही गोला लग गया तो बिंगो, हाँ या ना। आपकी फाउंडेशन का जो लॉ का पेपर, इट इज नॉट गोला गोला बेस्ड, इट इज एन एक्चुअल सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में उसको 92 मार्क्स मिले, इट इज नॉट अ जोक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बच्चे एग्जामिनेशन छोड़ो, 50 की उम्मीद रखते, 50 मार्क्स मिल जाए खुश हो जाएंगे, भगवान हम यात्रा पे आ जाएंगे, हाँ या ना। वो ऐसे सब्जेक्ट में अगर उसने 92 मार्क्स स्कोर किया है, मतलब आप खुद सोच लो, 29 रैंक है उसकी, ऐसा भी नहीं है AIR 1 है। मैम रैंक वैंक छोड़ो, बस पास हो गए, वही उम्मीद है, हाँ या ना। तो देखो ये चीज क्यों पॉसिबल हुई है, ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई थी बिकॉज उसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। और पेपर को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो मैं क्लास में आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हर एक चीज जो मैं क्लास में बोलती हूँ अगर आप फॉलो करोगे, आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू विल क्लियर। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर अटेंटिवली अटेंटिव, देन ओनली आई कैन टेक द गारंटी। नहीं तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो, दिमाग में सोच रहे हो अभी 14 फेब आने वाला है, उसको क्या गिफ्ट दूं मैं, मेरी तो दिन भर क्लास चालू है, उसको क्या बोलूंगा, हाँ या ना। So if you are attentively attentive, then I am giving you the guarantee that you are going to clear the examination in the first attempt. Not only clear, you are going to score an exemption if you are following all the instructions that I am telling you. I am giving you the guarantee कि बहुत मजा आएगा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। इनफैक्ट जितना मजा मुझे आया है आपकी बुक्स बनाने में, ये सारे एग्जाम्पल सर्च करने में, आई एम गिविंग यू द गारंटी उतना ही मजा आपको भी आने वाला है इस पेपर को पढ़ने के लिए। बस आप अपनी तरफ सिंसियर रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं आप सीरियस हो जाओ। देखो, सीरियस होने में और सिंसियर होने में फर्क होता है। देखो बचपन से सुनते हैं ना, सीरियस हो जाओ, 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, पढ़ाई करो करो पढ़ाई करो, कुछ पिक्चर नहीं, टीवी बंद, तब तो नेटफ्लिक्स था नहीं, बड़ा अब मुझे बोलना पड़ा नेटफ्लिक्स बंद, प्राइम अमेजॉन प्राइम बंद, नो मूवीज, नो पार्टीज, नो कुछ नहीं। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखो सिंसियरली आप पढ़ाई करो, नॉट सीरियसली। सीरियस पढ़ाई में तो मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ, अदरवाइज मैं तो सिर्फ यही कहूँगी सब बुकवर्म्स बन जाओ। अगर बुकवर्म्स बन जाओगे तो आप रैंक पार लोगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट अबाउट सीरियसनेस, इट इज अबाउट योर सिंसियरिटी, हाउ सिंसियर यू आर, हाउ डेडिकेटेड यू आर एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर टू योरसेल्व्स। अगर अपने लिए आप सिंसियर बन गए
अगर आपने अपने लिए कर दिया ना, बिलीव मी, एवरीवन इज गोइंग टू गिव यू द रिस्पेक्ट। नहीं तो लोगों को देर नहीं लगेगी ये बोलने के लिए कि बच्चा पुणे में तो गया था पढ़ने के लिए, और अब आप जानते ही हो कि आगे की बातें रिलेटिव्स क्या बोलने वाले हैं। बस पुणे नाम आ गया मतलब लोगों को लग गया 10 चीजें हैं, बच्चा बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है। हाँ या ना? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने दिन भर पढ़ाई की, कुछ घूमे नहीं, घंटा एक घूमे नहीं हम लोग, बट बोलने के लिए लोग काफी है। और जितने कॉल आपको आपके बर्थडे के दिन नहीं आएंगे, उतने कॉल आपको जरूर रिजल्ट के दिन आएंगे। उसमें अगर रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उन्होंने सेम एग्जामिनेशन दिया है और वो क्लियर हो गए, बस फिर तो अब व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली फॉर एवर, हम साथ साथ है, लग जाएगी सब में। हाँ या ना? तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना बुरी भी बन सकती है। हाथ में आपके है, आपका करियर आपके हाथों में है, आपके चॉइसेस आपके हाथों में है। पहला तो कदम आपने एकदम सही उठाया है, एंड आई एम श्योर कि ये जर्नी में भी मेरा साथ रहेगा, सिर्फ क्लासेस के वक्त नहीं, क्लासेस के दौरान भी और क्लासेस के बाद भी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। करंटली मैंने बहुत सारे टेस्ट भी आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, तो हमारे वीकली टेस्ट होने वाले हैं। एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे या तो सैटरडे टू सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव वीकली टेस्ट, और ये टेस्ट आई एम गोइंग टू, दीज टेस्ट पेपर्स आई एम गोइंग टू पर्सनली चेक। मैं खुद पर्सनली एक एक बच्चों का पेपर जो है वो चेक करने वाली हूँ, ताकि आई कैन गाइड यू कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। क्योंकि देखो, इस क्लास में बैठा हर बच्चा जो है इज नॉट द सेम, एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड। इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, इसकी वीकनेस है, और इसकी वीकनेस हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं आपको कुछ कमेंट्स भी दे रही हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल, it is not going to be applicable to all of y'all, because every child is a different child. तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल होने वाला है वो मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाली हूं आफ्टर यू ऑल आर गिविंग द टेस्ट। तो देखो, मैं बताती हूं मेरा अप्रोच कैसा रहेगा आपको सिखाते वक्त। सबसे पहली बात तो, व्हेन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू ऑल, जब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूंगी, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आ जाऊंगी। सबसे पहली चीज जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ये सब्जेक्ट को पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। लॉ इज नॉट अबाउट मगिंग अप, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इन द सब्जेक्ट। आपको आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप करना जरूरी है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पूरे सीए के करिकुलम में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स है जो तीनों भी स्टेजेस में है, तीनों भी स्टेजेस में, मतलब फाउंडेशन भी, इंटर भी और सीए फाइनल। और ये 2 सब्जेक्ट्स में से मेरा एक सब्जेक्ट है दैट इज लॉ। अगर लॉ इंस्टीट्यूट ने तीनों भी स्टेजेस में इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इंस्टीट्यूट बेवकूफ नहीं है। क्या ये सब्जेक्ट का इज्जत है? क्या ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है? हाँ है, और इंपॉर्टेंस है इसीलिए तो तीनों स्टेजेस पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना। वही तो मैं कह रही हूं, और इन्हीं 2 सब्जेक्ट से बच्चे को रैंक मिलता है। एंड दैट इज द रीजन वाई मेरी इतनी जान है इस सब्जेक्ट में, और मैं चाहती हूं आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आर या पार अकाउंट्स और लॉ ही आपको लेके जाने वाला है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया आप उनसे पूछ के देख लीजिए। टैक्सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। कॉस्टिंग का पेपर यूजुअली कैच होता है ग्रुप 1 में, क्योंकि देखो हर एक ग्रुप में, जैसे आपका फाउंडेशन में मैथ्स हुआ करता था ना, वैसा ही समवॉट इट इज कॉस्टिंग इन इंटर। तो बचते कौन से 2 सब्जेक्ट्स है? अकाउंट्स एंड लॉ। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में आपने मेहनत कर ली ना, इस सब्जेक्ट में अगर आपने एग्जामिनेशन पा लिया, आपके जो वीकर सब्जेक्ट्स है, हो सकता है कॉस्टिंग है, हो सकता है टैक्स है, कुछ कुछ बच्चों का अकाउंट्स भी वीक होता है, ये वीकर सब्जेक्ट को लॉ जो है वो खींच सकता है। और इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है लॉ के पेपर में, इट इज वेरी इजी। लॉ का पेपर इज वेरी इजी। इंस्टीट्यूट यूजुअली लॉ के पेपर में कैच नहीं रखता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास दूसरे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे ऑप्शंस है, जैसे अकाउंट्स है, एडवांस्ड अकाउंट्स है, टैक्स है,
FM है, कॉस्टिंग है, इन पेपर्स पे इंस्टीट्यूट ज्यादा फोकस करता है। और हमारे लिए तो बेस्ट चीज ये है कि 100 नंबर में से 30 मार्क एमसीक्यूज है, 30 मार्क्स स्ट्रेट अवे इज एमसीक्यूज, ओनली 70 मार्क्स इज रिटन। तो आप लोगों ने तो फाउंडेशन में 100 मार्क का पेपर लिखा था, इंटर में आपको 100 मार्क लिखने की जरूरत भी नहीं है। इंटर में तो ओनली 70 मार्क्स है सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स तो इज गोला गोला, जय माता दी, जिसका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हाँ या ना? ऐसे एमसीक्यूज जिसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इससे तो मैंने कहा इट इज जय माता दी। नहीं भी आ रहा है तो गोला कर लो ना, खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए 1 मार्क है। नहीं आ रही है बात समझ में? सो बेस्ट कॉम्बिनेशन रख दिया है लॉ में। 70 मार्क्स इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब राइटिंग, एंड 30 इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू। बेस्ट चीज हो गई है हमारे लिए। अर्लियर ऐसा नहीं हुआ करता था, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज को इंट्रोड्यूस किया। अर्लियर इट वाज फुल 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव, इंटर के कोर्स में भी और आईपीसीसी में तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का इट वाज सब्जेक्टिव ओनली। बट कुछ अटेम्प्ट पहले ही इंस्टीट्यूट ने ये एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस किया है, उसी का हम लोग एडवांटेज उठाएंगे। तो इंस्टीट्यूट की जो वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। तो देखो मेरा अप्रोच कैसे रहने वाला है जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद होने वाला है रिविजन्स, रिविजन्स ऑल्सो एंड क्यूमुलेटिव रिविजन्स ऑल्सो, क्योंकि मेरा पेपर थियोरी पेपर है। और थियोरी में देखो इट इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि एक बार समझ लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। इट इज मोर अबाउट लर्निंग एंड रिटेंशन। हर एक सेक्शन एक नया सेक्शन होता है। तो अगर आप देखोगे ये 90 डेज में एवरी डे यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। एक्ट के सेक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं बट सेम नहीं होते। ओके तो मैथ्स में हमने फॉर्मूला देख लिया, डिराइव कैसे करते हैं, फिर वैसे ही पैटर्न के प्रॉब्लम्स रहते हैं और उसी पैटर्न में सॉल्व करना रहता है। बट अगर आप कंपनीज एक्ट देखोगे सेक्शन 1 से 148 हर एक सेक्शन में कुछ नई बात रहेगी, हर एक सेक्शन में कुछ नई चीज रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 148 तक पहुंचे और 1 में क्या लिखा था वही हम भूल गए। तो इसीलिए हमारा होने वाला है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब क्या? आज अगर मैंने सेक्शन 1 पढ़ाया है, कल सेक्शन 2 के पहले सेक्शन 1 का रिवीजन होगा, फिर सेक्शन 2 नया पढ़ेंगे, फिर डे 3 पे सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का रिवीजन होगा, और उसके बाद सेक्शन 3 हम नया पढ़ेंगे। उसके वजह से आपकी जो टेंडेंसी है ना भूलने की वो कम हो जाएगी। यू विल नॉट फॉरगेट थिंग्स, और एंड इफ यू आर नॉट फॉरगेटिंग थिंग्स मींस यू आर रिमेंबरिंग थिंग्स। और अगर हमें चीजें याद है, हमें चीजें याद है और हमारे दोस्तों को याद नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। मुझे भी आ रही है, उसको भी आ रही है, सबको ही आ रहा है, तो फिर हमने क्या नया किया है? बट हमें आ रहा है और दूसरों को नहीं आ रहा है, बेस्ट हो जाता है। और यही रिविजन्स के वक्त भी ना मैं आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर अप करने वाली हूँ। 100% अमेंडमेंट्स क्लास में ही कवर हो गए, नोट्स में भी कवर हो गए। तो अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 2020 में ड्यू है, आपको अमेंडमेंट सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। इंटर के बच्चों का सबसे बड़ा फोबिया होता है अमेंडमेंट्स, मतलब आरटीपी आई कि उनका बीपी बढ़ गया, अब अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे, वो जो पढ़ा था क्या अब उसको भूलना पड़ेगा, अब क्या नई चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। आपको ये सारी झंझट का कोई भी लेना देना या वास्ता नहीं रहेगा। सारे प्रोविजंस जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर गोइंग टू बी द अमेंडेड प्रोविजंस। इनफैक्ट मैंने अपनी बुक में सारे अमेंडमेंट्स जो है वो रेड में मार्क किए हैं, रेड में। तो जब आप मेरी बुक देखोगे, रेड में मार्क्ड हर एक पॉइंट इज द अमेंडेड पॉइंट। देखो ऐसे मैंने सारे अमेंडमेंट्स कवर अप किए हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ाई करोगे ना आपको पता रहेगा ये जो सेक्शन है एक नया सेक्शन है। देखो जैसे कि सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, रेड में मैंने लिखा है। अमेंडमेंट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क के सवाल पूछते हैं, 30 मार्क के। एंड अमेंडमेंट्स नॉट ओनली इन लॉ बट ऑल्सो इन टैक्स। तो अमेंडमेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट डोंट वरी, आपके लिए तो मैं अमेंडेड सेक्शंस ही पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के पता है मैं क्या करती हूँ, एमसीए की वेबसाइट देखती हूँ। एमसीए
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। क्या कोई नया रूल आया है, क्या कोई नया रेगुलेशन आया है, या क्या कोई नया नोटिफिकेशन आया है? क्योंकि देखो आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर में ड्यू है, मतलब मई के पहले तक, मतलब अप्रैल एंड तक जो भी रूल या नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। इंस्टीट्यूट कहती है अटेम्प्ट के 6 मंथ्स पहले जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, वो बच्चे को एप्लीकेबल है। मतलब बेसिकली हम लोग, मतलब आर कोर्स, सीए का जो कोर्स है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कोर्स है। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट मतलब बदलते वक्त के साथ, बदलते लॉ के साथ हमें भी बदलना होगा और हमें भी अपडेटेड रहना होगा। अगर आपको अपडेटेड नॉलेज नहीं है, मींस यू आर यूजलेस। पुराने प्रोविजन तो हर कोई बच्चा जानता है, जो फेल भी हुआ है और जो पास भी हुआ है, बट अपडेटेड प्रोविजन वही बच्चा जानता है जिसने अमेंडमेंट्स की पढ़ाई की है। एंड इसीलिए 100 मार्क्स के पेपर में से इंस्टीट्यूट 30 मार्क अमेंडमेंट पूछता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट को इसी 30 मार्क के आंसर से समझ में आएगा क्या आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। बाकी के 70 मार्क्स के क्वेश्चंस तो अगर आपने अमेंडमेंट ना भी किए तो भी सेम है, और अगर अमेंडमेंट किए तो भी सेम है। तो इंस्टीट्यूट परखेगा कैसे कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो या नहीं? ओनली थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। सो दिस इज माई गारंटी, एवरी अमेंडमेंट, जिस दिन अमेंडमेंट आएगा ना, मैक्स टू मैक्स, मैं कह रही हूँ मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स, मतलब 2 डेज, क्योंकि मुझे एक दिन नोट्स बनाने लगता है और एक दिन प्रिंट करने के लिए लगता है, दूसरे दिन आपके पास अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। अभी तो बैच शुरू होने के पहले, मतलब फेब 1 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, नवंबर, दिसंबर एंड फुल जनवरी, ये 3 महीने के अमेंडमेंट्स तो कवर हो गए, क्योंकि बुक 1 फेब को प्रिंटिंग को गई थी, उसकी वजह से 1 फेब के बाद के अमेंडमेंट्स कवर नहीं हुए। फेब, मार्च, अप्रैल तो अभी तक आया ही नहीं है। मार्च और अप्रैल के अगर कुछ नए अमेंडमेंट्स आ भी जाते हैं, अगर मैंने वो सेक्शन नहीं पढ़ाया है, क्या बात है, अमेंडेड सेक्शन ही पढ़ाओगी। बट सपोज अगर मैंने सेक्शन पढ़ा लिया है, सपोज सेक्शन नंबर 3 में ही चेंज आ गया, सेक्शन 3 तो ये वीक में ही पढ़ाओगी मैं, और नोटिफिकेशन बाद में आया, आप घबराओ मत, आपकी बैच तो 15 मई तक चलने वाली है। आपके बैच के दौरान ही मैं आपको बता दूंगी ये सेक्शन में चेंज आया है, ये अमेंडेड नोट्स है, ये कॉपी आपके पास रखो। 48 hours के विद इन ऑल द अमेंडमेंट्स विल बी इन योर हैंड। सो मेंटली यू विल बी एट पीस कि मेरे सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बाद में इंस्टीट्यूट की आरटीपी लेट भी आए ना, तो भी हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हमने मई के पहले तक के सारे अमेंडमेंट्स जो है ना वो कवर कर दिए। ये टेंशन फाउंडेशन में नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन में ऐसी कोई एक्ट नहीं थी जिसमें चेंजेस आ रहे थे, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज एक्ट की कुछ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सारे एक्ट्स मैच्योर्ड एक्ट्स हैं। 1872 की एक्ट आप 2013 में पढ़ रहे हो, सालों साल हो गए वो एक्ट को आके, वो एक्ट ने अपने आप को मैच्योर कर लिया है। बट कंपनीज एक्ट सालों साल पहले नहीं आई है, अभी आई है 2013 में। ये एक्ट अभी भी बच्ची है, इमेच्योर है, वो समझ रही है कि बदलते वक्त के साथ ये जो हमने प्रोविजन लिखा है कानून में वो सही नहीं है, हमें बदलना पड़ेगा। इसकी वजह से एवरी टाइम, एवरी ईयर देयर आर अमेंडमेंट एक्ट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। 2013 में एक्ट आया सबसे पहली बार, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। 3 अमेंडमेंट एक्ट्स आ चुके हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स। और हर रोज जो रूल्स और नोटिफिकेशंस और रेगुलेशंस जो चेंज हो रहे हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है, वो तो अलग ही है। अमेंडमेंट एक्ट्स ही आ गए हैं 3 2020 के पहले, 2015 में, 17 में और 19 में। तो इसीलिए हमें ये अमेंडमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यू ऑल डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच ऑल द अमेंडेड प्रोविजन ओनली। तो आपके लिए तो ऐसा नहीं होने वाला है पुराना पहले भूल जाओ फिर नया लर्न करो, आपको स्ट्रेट अवे दिमाग में आपको नया ही डालने वाली हो, अमेंडेड प्रोविजंस ही डालने वाली हो। तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। नहीं तो पुराना भूल के नया पढ़ना ना डबल मेहनत होती है, तो वो चीज होने ही नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टीच ऑल द अमेंडेड प्रोविजंस। तो देखो, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा रिविजन्स अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स, तीसरी चीज जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंटेशन पार्ट। फाउंडेशन में मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट इंटर में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब देखो क्राउड ऑलरेडी क्रिस्टलाइज होके यहाँ पे आ चुका है
और अगर आपने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, मतलब बिलीव मी, आप में वो कैलिबर है। हर कोई ऐरा गहरा बच्चा जो है फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है। हाँ, सीपीटी में होता था कि पास हो गया, लक था। फाउंडेशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप में दम है ना, तो ही आप इस क्लासरूम में बैठे हो। तो मुझे पता है हर एक बच्चे में वो टैलेंट है, बस आई ओनली हैव टू ग्रूम दैट टैलेंट एंड आई ओनली हैव टू गाइड यू ऑल हाउ यू आर सपोज टू एक्सप्रेस योर नॉलेज। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले नेक्स्ट वीक से, इस वीक तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से एवरी वीक में 2 days 20-20 minutes आई एम गोइंग टू डेडिकेट ओनली टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, कि आपको आंसर्स लिखने कैसे है इन द एग्जामिनेशन, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। और प्लस टेस्ट तो होगा, तो वो तो अलग आपका नॉलेज चेक होगा, बट क्लास में मैं खुद आपको जो है आंसर्स लिखवाने वाली हूँ 20-20 minutes के लिए 2 days, मतलब 40 minutes एवरी वीक is only going to be the presentation part, okay? And test जो होगा वो अलग चीज है। Getting this or no, my dear friends? Yes or no, guys? Yes. तो देखो, सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कौन से एक्ट्स आपको हमारे सिलेबस में है। पहली जो एक्ट है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, जो 60 मार्क्स के लिए आपको है, जिसमें कवर्ड है आपके सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148। अदर लॉज में आपको 40 मार्क्स के लिए 4 एक्ट्स इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किए। 4 एक्ट्स है, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स है, जिसमें से एक एक्ट का बेसिक तो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपको याद होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको फाउंडेशन में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। Last unit number 6 of the Indian Contract Act was contingent and quasi contracts. Quasi contracts में हमारे खत्म हो रहे थे basic principles of the Indian Contract Act 1 to 75 sections, but वहां पे एक्ट खत्म नहीं हुई थी। हमारे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, वो कवर हो रहा है हमारा सीए इंटर में। ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है, बट वेरी इजी। जैसे आपको फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता था ना, वैसा ही, इतना ही इजी है हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, और प्लस स्कोरिंग भी है, मतलब 10 मार्क्स इनटू योर पॉकेट, मतलब इट इज लाइक अ गोल्ड माइन। अदर लॉज इज लाइक अ गोल्ड माइन। हम लोग कहते हैं ना, एक गधा मजूरी होता है और एक स्मार्ट स्टडी होता है। आपको गधे बनना है, बोलो ना, कि स्मार्ट स्टडी करनी है। ये स्मार्ट स्टडी तभी पॉसिबल होगा जब आपने इक्वल इज्जत 40 मार्क के अदर लॉस को दी है। बच्चे क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट में ही डूब जाते हैं, उसके बाहर ही नहीं आ पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट इज ओनली फॉर 60 मार्क्स। अगर आप आइंस्टाइन के बाप भी हो ना, 60 में से 50 से ऊपर नहीं ला सकते हो। 148 सेक्शंस इज नॉट अ जोक एट इंटर लेवल, जब आपकी उम्र 19 साल के आसपास होगी, हाँ या ना, जहां पे फाउंडेशन में आपने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है, उसके अलावा आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कॉर्पोरेट का सी भी नहीं पता है आप लोगों को। कंपनीज एक्ट का आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था फाउंडेशन में, बाकी सब तो मर्केंटाइल लॉ ही था, सही ना। कॉर्पोरेट लॉ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 2, 4, 7 वो नंबर्स आपने देखे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है आपने। 148 सेक्शंस इज नॉट अ जोक। उसमें बच्चा इतना गहराई में डूब जाता है कि ऊपर ही नहीं आता है, उसी में डूब जाता है वो। और 40 मार्क को ऐसे ही ऑप्शन में छोड़ देता है या लाइटली लेता है, जिसमें एक्चुअली 40 में से आप 30-35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। आप खुद सोचो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लेवल था ना फाउंडेशन में, वही अदर लॉस का लेवल है इंटर में। मतलब कितना आसान, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स, दिस इज स्मार्ट स्टडी। और ये चारों भी एक्ट्स वैसे ही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, 30 ही सेक्शंस है, 30 सेक्शंस जनरल क्लॉजेस एक्ट, और एक्ट ही खत्म हो गए, पूरी की पूरी एक्ट ही खत्म हो गई। सिमिलरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, स्मॉल एक्ट्स, बट कंटेंट वाइज एंड मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स, और इसमें ज्यादा मेहनत कम मार्क्स। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ द टू, कॉर्पोरेट ऑल्सो एंड अदर लॉज ऑल्सो। मतलब अगर आपको रैंक पाना है
रैंक छोड़ो, अगर आपको एग्जेम्पशन भी पाना है, अदर लॉस तो आपका पूरा का पूरा क्लास में ही हो जाएगा मेरे साथ ही। बस आना है मेरे साथ, खुले दिमाग से पढ़ना है, रिवीजन के वक्त इन्वॉल्व रहना है। क्वेश्चंस तो हम क्लास में ही कर लेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आल्सो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आल्सो एंड आरटीपी के क्वेश्चंस आल्सो विल बी कवर्ड इन द क्लास ओनली। एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक आई एम गोइंग टू कवर इन क्लास। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ कुछ थियोरी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, या अगर रेपिटेटिव क्वेश्चंस है ना, नाम बदला है या फिगर्स बदले, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आपको होमवर्क दूंगी, बट हफ्ते में एक बार से ज्यादा होमवर्क नहीं होगा। बस जितना क्लास में मैंने पढ़ाया है और लिखाया है उतना रिवाइज करके अगर आप आओगे, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही क्लास में हो जाएगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मजा आ जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस जो है लॉ के सब्जेक्ट में, मजा आ गया पढ़ के, वैसा होगा। तो देखो 40 मार्क का जो है आपका अदर लॉस रहने वाला है। फर्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, वो भी अकाउंट्स में कुछ कुछ हुआ है, कितने पार्टीज होते हैं, कौन प्राइमरीली लायबल, किसका राइट होता है, किसकी ड्यूटी होती है, चेक कब प्रेजेंट करना होता है, कौन पेइंग बैंकर है, कौन कलेक्टिंग बैंकर है, चेक अगर डिसऑनर हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ, यही सारी चीजें कवर्ड है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तीसरा जो है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट है। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है? इट इज द लॉ ऑफ ऑल लॉस। जनरल क्लॉजेस एक्ट, कुछ भी चीज अगर कानून में लिखी है, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो बताया गया है अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। सिमिलरली वैसे ही लाइन पे है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब कानून, कानून को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो बताया गया है अंडर आईओएस। तो ऐसे करके 5 एक्ट से, एक कंपनीज एक्ट है और 4 अदर लॉज में है, 60 + 40 ऐसे करके कुल मिला के आपका जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स। मेरे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल इज टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। एक ही नोटबुक चाहिए, 2 या 4 नोटबुक्स मेंटेन करने के लिए आपको नहीं कह रही हूं, एक ही नोटबुक, बट दिस नोटबुक शुड बी अ सेपरेट नोटबुक। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कॉस्टिंग भी उसमें ही है, टैक्स भी उसमें ही है, अकाउंट्स भी उसमें ही है और लॉ भी उसमें ही है। कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना। हाँ सच में, अगर एक अटेम्प्ट गया मतलब 6 लाख गए समझ लो। इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 6 लाख। 6 लाख में क्या क्या नहीं हो सकता है। आपकी जो ड्रीम बाइक थी वो आप ला सकते, बाइक क्या कार भी आ जाएगी 6 लाख में। आपको महीने भर का फॉरेन ट्रिप करना है, अकेले क्या कपल में भी हो जाएगा 6 लाख रुपए में। होगा या नहीं होगा? तो कुछ हजारों के लिए अपने लाखों मत बर्बाद करना। गेट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। एक नोटबुक लगेगी स्टेशनरी वाइज, दूसरा मेरे को लगेगे मार्कर पेन्स। किसी के पास है मार्कर पेन्स और स्टिक नोट्स? बताइए ना मुझे। दो ही दो, और स्टिक नोट्स दे दो। ऐसी स्टिक नोट्स लगेगी, इसके भी अलग अलग साइजेस होते हैं, तो मुझे ये एक साइज चाहिए और इससे बड़ा वाला एक साइज आता है वो मुझे चाहिए, और ऐसी मार्कर पेन्स चाहिए। प्लीज डोंट यूज जेल पेन्स एंड बॉल पेन्स, क्योंकि ये जो मेरी बुक्स है अगर आप देखोगे दीज बुक्स आर कलर्ड बुक्स एंड कलर्ड बुक्स में अगर आप जेल पेन से लिखते हो ना स्मज हो जाता है। तो अगर आपको जेल पेन या बॉल पेन यूज करनी है, यू कैन राइट ऑन दिस स्टिक नोट एंड स्टिक इट ओवर हियर, या तो फिर अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो एग्जांपल्स एंड ऑल दैट, यू कैन यूज दिस मार्कर पेन एंड यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन दिस पर्टिकुलर बुक। तो स्टेशनरी वाइज एक तो मुझे चाहिए नोटबुक, स्टिक नोट्स एंड दिस पर्टिकुलर पेन। प्लस सेकेंड रूल है, do not use your mobile phones while you are in my class. It is a personal request to all of you all, and I am a very strict teacher. किसी को भी अगर मैंने फोन पे पकड़ लिया चैट करते वक्त या फोन पे बात करते वक्त, तब एक तो उनका फोन कॉन्फिस्केट हो जाएगा 2 दिनों के लिए, और प्लस कॉन्फिस्केट होने के बाद उतना ही नहीं रहेगा, सजा ये होने वाली है रात भर मैं आपके फोन से चैटिंग करने वाली हूँ। तो अब आप देख लो व्हाट इज एट योर रिस्क। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना। कोई भी बातें क्लास में नहीं करेगा। अगर बातें करते वक्त या सोते वक्त कोई भी पकड़ा गया तो उसको नहीं, उसके आजू बाजू वाले को फटके मिलने वाले। तो जिम्मेदारी आपकी है। एंड द थर्ड एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ माई क्लासेस, प्लीज बी ऑन टाइम।
वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप टाइम पे नहीं, आज तो पहला दिन था इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, बाद में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये इस क्लासरूम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका जो एंट्री है वो सामने है। कोई भी बच्चा दरवाजा खोलता है ना, सबकी नजरें उसके पास जाती है, मतलब अटेंशन मुझसे उसके पास, मतलब मैं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ सब गया वार्ड में, अमेंडमेंट है, लॉ है, डिफिकल्ट है, सब गया, पूरा अटेंशन मुझसे जीरो और सारा ध्यान उसके पास। मतलब उसमें अगर लेट आने वाली लड़की रही ना, नजरों से पीछा नहीं छोड़ते आप लोग, किधर बैठी है, किसके साथ बैठी है, कल तो उधर बैठी थी उसके साथ, आज इधर क्यों आई है। तो ये सारी चीजें जो है मैं नहीं चाहती हूँ कि क्लास में हो। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यॉल, प्लीज बी ऑन टाइम, एंड देयर इज नो रिजर्वेशन सिस्टम इन माय क्लास। यू ऑल कैन सिट एनीवेयर, इट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सम बेसिस। प्लीज प्लेसेस के लिए मत झगड़ना कि ये मेरी जगह है, ये यहाँ पे कैसे बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां पे आपको जगह मिली है वहां पे बैठ जाओ, बट बी ऑन टाइम। आई डोंट वॉन्ट द क्लास टू गेट डिस्टर्ब। ये वीक तो ठीक है, नेक्स्ट वीक से मैं क्या करने वाली हूँ, दरवाजे को लैच लगा देने वाली हूँ, जब तक मेरा रिविजन कंप्लीट नहीं होने वाला है। लेट कमर्स विल बी आउटसाइड द क्लासरूम ओनली। फिर एक ही पॉइंट पे मैं क्लासरूम का दरवाजा खोलूंगी एंड देन एवरीवन विल एंटर टुगेदर। अननेसेसरी, देखो 1 minute lost is not 1 minute lost, my 1 minute lost, it is a 1 minute loss for 250 students, so it is 250 minutes that I am losing. This I don't want to happen. देखो अगर सिर्फ मेरा, मैं अगर आपको पर्सनल ट्यूशन दे रही होती ना और चार्ज कर रही होती, मुझे कुछ टेंशन नहीं होता, आपके ही पैसे, आपका समय है, आपके हिसाब से आना है नहीं आना है, मत आओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज नॉट अ पर्सनल ट्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर अ क्लास एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम मुझे नहीं बेटा आपको होगा। क्योंकि अटेम्प्ट किसका है, मेरा या आपका? आपका। और अटेम्प्ट का समय फिक्स्ड है, दैट इज नवंबर 2020। ऐसा तो नहीं है कि आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे एंड आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर। हमें अटेम्प्ट पहले इसमें क्लियर करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पहले इसमें क्लियर करना है, वी हैव टू बी प्लान्ड कि 15 मई तक ग्रुप 1 खत्म, 16 मई से लेकर जुलाई एंड तक ग्रुप 2 खत्म, और फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने प्रिपरेटरी लीव। तो उसके लिए मुझे ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर मस्ती करनी है तो मस्ती मैं भी करवा सकती हूँ, उसका कोई रोक नहीं है, क्लास मेरी है, मेरी मर्जी मेरा मन। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको मस्ती करवाऊं एट योर करियर कॉस्ट। ये समझने की कोशिश करो, मस्ती करने के लिए 100 चीजें हैं पुणे में जो हम कर सकते हैं, सैटरडे नाइट को भी और फ्राइडे नाइट्स को भी या शाम को भी। बट आप समझने की कोशिश करो, ये जो पैसे हैं जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए क्लास में आए हो तो ये पैसे तो आप मूवीज में ही दे दो। हर रोज आपको नई पिक्चर देखने मिलेगी, पूरे 3 महीने आप नई पिक्चर्स देखोगे, मॉल में जाओगे, थिएटर में जाओगे, रेस्टोरेंट्स में जाओगे, सब जगह जाओगे। बट दिस मनी, योर हार्ड अर्न पेरेंट्स का मनी, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव पुट इन यू एंड दिस यू हैव टू रीपे टू देम एंड टू योरसेल्व्स। खुद के लिए भी तो आपको रिस्पेक्ट बनानी है ना। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। बोलो मुझे, आप खुद के समय की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्या आपको लगता है मैं आपके समय की रिस्पेक्ट करूंगी या कोई भी और आपके समय को रिस्पेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गिव दिस डेडिकेशन टू योरसेल्व्स, देन यू विल गेट दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। और इसलिए मैंने 3 ही रूल्स बनाए। एक स्टेशनरी का रूल है जो मुझे चाहिएगा, दूसरा है अबाउट द मोबाइल फोन्स, एंड तीसरा है ड्यूरिंग द पंक्चुअलिटी ऑफ माय क्लास। इन 3 चीजों के अलावा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप आओ खुले दिल से और खुले दिमाग से मेरे लेक्चर्स सुनो और मेरे साथ रिविजन लो। बाकी सारी चीजों का ध्यान जो है, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, डोंट वरी। चाहे वो रिविजन हो, चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे वो नोट्स हो, या चाहे वो क्लास के बाद के मैराथन लेक्चर्स क्यों ना हो, सारी चीजें मैं आपसे करवाऊंगी। बस आपको अपने लिए जो है वो डेडिकेशन देना है। हाँ या ना? करेंगे हम लोग सब? हाँ या ना? पक्का? गारंटी? देखो आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द कंपनीज एक्ट, ज्यादा कुछ नहीं दूंगी। पहली एक्ट जो है हमारी, पहली एक्ट, उसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013।
सबसे पहली एक्ट जो है उसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप देखोगे ये जो एक्ट का नाम मैंने यहां पे लिखा है, एक्ट के नाम में हर कोई लेटर का, हर कोई वर्ड का पहला लेटर जो है, द का टी, कंपनीज का सी, एक्ट का ए, मैंने कैपिटल में लिखा है। नजर आ रहा है आपको? हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है, क्या वो आपको कैपिटल में नजर आ रहा है? द कंपनीज एक्ट 2013, टी जो है, सी जो है, ए जो है, वो सब कुछ कैपिटल में है। तो ये चीज क्या मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए लिखी है? हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है, क्या मैंने ऐसे डेकोरेशन पर्पस के लिए लिखा है? अरे बोलो ना। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्या होगा इसका रीजन आपके हिसाब से? हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है मैंने कैपिटल में लिखा है, तो क्या हुआ होगा वो रीजन? ऐसा क्यों मैंने लिखा होगा? क्या मैं आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ इसीलिए कि भाई चलो ऐसा लिखेंगे तो मस्त लगेगा, क्या हवा होगी मेरी? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देयर इज अ रीजन। देखो, मैं आपको लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? लॉ। और ये जो कानून की दुनिया है ना, ये अपनी दुनिया है। ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया जो है खुद बसाता है। अ पर्टिकुलर वर्ड could mean something in layman's language and it could mean totally something different in law. तो अगर उसका मीनिंग अलग है, उसका प्रेजेंटेशन भी अलग होना चाहिए। अगर उस शब्द का मतलब कुछ अलग है, उसको लिखने का तरीका जो है वो भी कुछ अलग होना जरूरी है। तो जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड यहीं पे ले लेते हैं, एक्ट। अगर इसी शब्द को मैं लिखती हूं विद अ स्मॉल ए, एक्ट, इसी वर्ड को मैं लिखती हूं विद अ स्मॉल ए, एक्ट, तो इस शब्द का मतलब ना हो जाता है एक्शन। इस शब्द का मतलब हो जाता है एक्शन। हम लोग बहुत बार अपने दोस्तों से बात करते करते भी कहते हैं, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर? बोलते हैं या नहीं? हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर? एक्ट इस वर्ड का मतलब होता है तूने ये हरकत करी कैसे, तेरा एक्शन जो है वो गलत है। बट देखो यहां पे हम लोग एक्ट विद अ स्मॉल ए नहीं लिखना चाहते हैं, एक्शन नहीं कहना चाहते हम। एक्ट जो हमने लिखा है विद अ कैपिटल ए, एक्ट का मतलब होता है अ पर्टिकुलर पीस ऑफ legislature which has been passed under the parliament. ये कोई ऐसी चीज है जो पार्लियामेंट में पास हुई है और हमारे कानून का हिस्सा बनी है। कानून का मतलब लॉ का। सुनो ना मेरी बात, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं या एक्ट पढ़ा रही हूं? सब्जेक्ट का नाम पढ़ो तो आप लोग एक साथ वापस से, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर। मैं आपको एक्ट पढ़ा रही हूं या लॉ पढ़ा रही हूं? तो मैम, ओ मैम, लॉ और एक्ट तो सेम ही होता है ना? लॉ और एक्ट सेम नहीं होता है। ऐसे कैसे? हमने तो बचपन में यही सीखा था, लॉ मतलब ही एक्ट होता है और एक्ट ही तो लॉ होता है ना। नहीं होता है सेम, तो अलग अलग कैसे है? बताओ फिर मुझे। किसमें क्या होता है? वापस से। एक्ट में सेक्शंस रहते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, प्लीज क्लैप हैंड्स फॉर हर। बहुत ही बढ़िया। मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूं दैट इज गोइंग टू बी लॉ। और जब मैं कहती हूं ना कि मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूं, लॉ लॉ लॉ, लॉ इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। लॉ में 3 चीजें होने वाली है। सबसे पहली चीज जो लॉ में होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी आर एक्ट। क्या होने वाला है? एक्ट। तो जैसे कि द कंपनीज एक्ट 2013, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट सिर्फ एक्ट कानून नहीं होता है। एक्ट
के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं रूल्स। हर एक कानून के अपने रूल्स होते हैं। अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें सेक्शंस कम है और रूल्स ज्यादा है। आप बोलोगे मैम सेक्शंस कम कहाँ है, 470 है। कम सेक्शंस है एज कंपेयर टू प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956। 1956 में सेक्शंस थे 658। कितने सेक्शंस थे? 658। सेक्शन 658 और रूल्स बहुत कम। बट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है ना उसमें सेक्शंस 470 बट रूल्स बहुत ज्यादा। यही रूल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा अलोंग विद द एक्ट। इनफैक्ट अगर आप रूल्स नहीं पढ़ोगे ना तो एक्ट को पढ़ के भी मतलब नहीं होता, क्योंकि इन्हीं सेक्शंस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो रूल्स में बताया गया है। सो देयर इज वन इन अनदर। वो दोनों एक दूसरे के बिगर अधूरे हैं। गाड़ी पेट्रोल के बिगर अधूरी है, हाँ या ना? पेन इंक के बगैर अधूरी है। कानून एक्ट जो है वो रूल्स के बिगर अधूरा है। जब तक आप रूल्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जब तक आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरोगे गाड़ी यूजलेस है, गाड़ी चलेगी ही नहीं। वैसे ही जब तक एक्ट के साथ साथ आप रूल्स नहीं पढ़ते तब तक आप एक्ट को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। एक्ट है, रूल्स है, और तीसरी चीज जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी केस लॉस। बहुत सारे केस लॉस। कानून बनाने वाले कानून तो बना लेते हैं बट प्रॉब्लम बाद में होता है जब लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, मेंबर का कंपनी के साथ, कंपनी का डिबेंचर होल्डर के साथ, एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ, ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। रिजॉल्व कौन करेगा? हमारी जुडिशियल बॉडी। यही जुडिशियल ऑथोरिटीज कानून को इंटरप्रेट करते हैं और जजमेंट्स देते हैं जो कानून के बराबर होते हैं। सो दीज डिसीजंस गिवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर इक्विवेलेंट टू लॉ, एंड दैट इज व्हाई कोई भी एक्ट और रूल पढ़ने के साथ साथ उसी प्रोविजन के साथ साथ कुछ अगर केस लॉ हुआ है वो केस लॉ को भी हम पढ़ेंगे। केस लॉज आपने बहुत सारे पढ़े हैं फाउंडेशन लेवल में। सबसे फेमस केस लॉ जो आपने पढ़ा है दैट इज चिनैया वर्सेस रमैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या तो फिर बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, फिर वो एक था ना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा वेरी फेमस केस लॉ सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, याद है या नहीं? गुजार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है? केस लॉज है, एंड दीज केस लॉज आर इक्विवेलेंट टू आवर लॉ। तो जब मैं लॉ पढ़ाऊंगी आपको एक्ट, एक्ट के साथ साथ रूल्स, और रूल्स के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं केस लॉज। तो जब मैं एक्ट लिखती हूं विद अ कैपिटल ए, ओके, इट मीन्स इट इज अ पीस ऑफ लेजिस्लेचर पास्ड अंडर द पार्लियामेंट। ये कानून का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। कानून के हिस्से और दो चीजें भी है, रूल्स भी है और केस लॉज भी है। और ये जो एक्ट है इट वाज पास्ड अंडर द पार्लियामेंट। एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? लॉ तो आपने पढ़ लिया। लॉ मतलब क्या होता है? बोलो डैश प्लस डैश प्लस डैश, सब लोग बोलेंगे, कम ऑन। एक्ट, सॉरी, हाँ बोलो। लॉ इज इक्वल टू व्हाट? एक्ट प्लस रूल्स। तो सवाल ये उठता है एक्ट का क्या मतलब होता है? एक्ट मीन्स सेक्शंस प्लस सबसेक्शंस प्लस क्लॉजेस and plus sub clauses. तो act means section plus subsection plus clauses plus sub clause. आप लोगों में से किसी ने कुछ बेयर एक्ट कभी देखा है? कोई भी बेयर एक्ट आप लोगों ने देखा है? कोई भी सब्जेक्ट का बेयर एक्ट नहीं देखा है आप लोगों ने? देखो, ये कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मतलब जैसे लॉ मेकर ने बनाया था वैसे के वैसे उठा के ये पीडीएफ बनाया है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा कानून है वैसा ही ये पीडीएफ है, सेम टू सेम। तो देखो, बेयर एक्ट कुछ ऐसा दिखता है। चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस के बच्चे सबसेक्शन होते हैं, सबसेक्शन के बच्चे क्लॉजेस होते हैं और क्लॉजेस के बच्चे सब क्लॉजेस होते हैं।
तो अगर चलो कोई भी एक सेक्शन में ले लेती हूँ, एवरी वन ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम फाउंडेशन, है ना? तो फाउंडेशन में आपने कंपनीज एक्ट में एनपीओ पढ़ा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन नंबर 8, वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं आपको सेक्शन नंबर 8 बेयर एक्ट बताती हूँ, बेयर एक्ट, देखो लास्ट सेक्शन आप देखोगे 470 तक है, ये देखो दिख रहा है 470, ये लास्ट सेक्शन है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, और फिर यहां से शुरू होता है सेक्शन नंबर 1 से। आफ्टरनून का सेशन है, आज पहला दिन है, इसलिए फॉर सम कॉफी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, कॉफी का मजा लेते लेते लेक्चर लेंगे, ठीक है? ये देखिए कॉफी है ना, हाँ। सुनो ना मेरी बात, ये देखो ये सेक्शन नंबर 8 है एनपीओ का। अब अगर आप ये सेक्शन नंबर 8 देखोगे ना, यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, है ना? दरवाजा बंद कर देना अमर। सेक्शन नंबर 8 जो है 8, उसमें देखो आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 है, where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company, फिर A, B, C है, नजर आ रहा है? फिर नीचे अगर आप देखोगे पॉइंट 2 है, 3 है, 4 है, 4 के 2 बच्चे हैं, 1 and 2, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर आप देखोगे, ये देखिए सेक्शन 8 है, आपको दिख रहा है पॉइंट 8 लिखा है, ये पॉइंट 8 इज एक्चुअली सेक्शन नंबर 8। 8 का ये पॉइंट 1 दिख रहा है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, और उसका ये जो ए दिख रहा है दैट इज क्लॉज ए। तो अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ रही हूं ना, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है उसको हम कानून की दुनिया में कहेंगे, आई हैव रेड सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्या कहूंगी मैं उसको? सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। और अगर ए के भी सब पॉइंट्स होते ना, फिर हम उसको कहते हैं सब क्लॉज। इसमें सब क्लॉज नहीं है, बट उसको कहते हम सब क्लॉज। सो बेसिकली एक्ट इज सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। तो मुझे बताओ क्या बड़ा है, लॉ या एक्ट? लॉ। लॉ मतलब क्या होता है? डैश प्लस डैश प्लस डैश, बोलो। एक्ट प्लस रूल्स। और अगर मैं कहूं एक्ट क्या होता है? एक्ट सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। सो देखो, लॉ में एक्ट होता है, लॉ में एक्ट होता है, और यही एक्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर पास्ड अंडर द पार्लियामेंट। लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है, लॉ को कैसे अमेंड करते हैं, एक्ट को कैसे अमेंड करते हैं, ये सारी चीजें स्वप्निल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये पूरे 100 मार्क्स के सिलेबस में से ना 30 मार्क्स स्वप्निल सर विल बी टीचिंग यू, 70 मार्क्स आई विल बी टीचिंग यू। तो कल का सेशन भी बेसिक सेक्शन होने वाला है, जहां पे सर इज गोइंग टू टेल यू ऑल हाउ लॉ इज मेड, हाउ एन एक्ट इज मेड, हाउ लॉ विल चेंज, हाउ द एक्ट इज गोइंग टू चेंज, और ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरी स्वप्निल सर विल बी टीचिंग ऑल। तो देखो, ए अगर मैं स्मॉल ए लिखती हूं इट मीन्स एक्शन, बट मुझे एक्शन नहीं कहना है, मेरे को कहना है कि ये हमारे कानून का हिस्सा है, इसलिए लिखते वक्त मैंने उसको लिखा है विथ अ कैपिटल ए। सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ ना, जो आप सब लोगों ने किया है, कैसे एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं। देखो, एक वर्ड आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, माइनर, पढ़ा है आपने माइनर ये शब्द को? यही माइनर शब्द जो है ना, 3 अलग अलग एक्ट में एक ही शब्द के मतलब अनेक है।
सबसे पहला माइनर इसको डिफाइन किया गया था अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। खैर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिफाइन नहीं करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता था माइनर की डेफिनेशन वही है जो बताई गई है अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। और फिर उस एक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही डेफिनेशन को अप्लाई किया था। और यही डेफिनेशन कहती है अ माइनर इज अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age. A minor is a बच्चा who has not completed 18 years of age. But अगर कोई special case है, जैसे कि बच्चा अनाथ है, so he is an orphan, then that time he will be considered as a minor till the time he has completed 21 years of age. This is a definition of the word minor according to the Indian Contract Act. यही शब्द minor अगर मैं कोई दूसरा एक्ट में देखती हूं, जैसे कि द एक्ट ऑफ मैरिज, इंडियन लॉ में एक कानून है मैरिज से रिलेटेड। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मार्कर, आई डोंट नो, देयर इज सम टेक्निकल इशू। आप समझ लो ये मैरिज लिखा है मैंने, ठीक है, भावनाओं को समझो मेरे। मैरिज ये जो शब्द है, अकॉर्डिंग टू द मैरिज एक्ट अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। मतलब अगर आपको शादी करनी है, डू यू हैव टू बी अ मेजर? अरे बोलो ना। बट इस एक्ट में माइनर हो या मेजर हो विल डिपेंड अपॉन योर जेंडर, कि आप लड़की हो या आप लड़के हो। मीन्स गर्ल्स कैन गेट मैरिड वंस दे आर 18 years of age, but boys can get married only after 21 years of age. तो आप बोलोगे मैम why should only girls have all the fun? वाहियात बच्चों। Well, the answer to this question is not a matter of fun. वही मैं कह रही हूँ, वाहियात बच्चों, संभालो अपने आप को, ठीक है। पहले ही दिन पुणे की हवा लग गई आप लोगों को। वहीं पे there is a third law in India relating to voting. There is a third law in India relating to voting. और अगर मैं वोटिंग की बात करूं, only a major can vote. Only a major can vote means a minor cannot vote. But यहाँ पे वोटिंग से रिलेटेड जो लॉ है, it does not have gender discrimination. चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, both can vote when they are 18 years of age. तो मैम कानून क्या ये कहता है कि 18 पे लड़के लोग जो है वो तो देश चला देंगे राम भरोसे, बट घर नहीं चला पाएंगे? ऐसा ही हुआ ना? क्या कानून का ये मतलब होता है? नहीं। देखो, जब कभी भी कोई भी कानून बनता है, इसके पीछे एक कारण होता है, ऑब्जेक्टिव, जो प्रियम्बल में लिखा होता है कि क्यों हमने ये कानून को बनाया है, और उसी मकसद के अनुसार, उसी पर्पस के अनुसार डेफिनेशंस ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो मैरिज लॉ का पर्पस कुछ और है, वोटिंग लॉ का पर्पस कुछ और है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस कुछ और है, और उसी पर्पस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उस वर्ड की डेफिनेशंस बनाते हैं। तो आप खुद देख लो, मैंने लाइव आपको बताया है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, शब्द एक है बट 3 कानून में क्या उसके मतलब अनेक है। तो वही तो मैं कह रही ना, कानून की दुनिया ये अपनी दुनिया है। तो अगर एक ही शब्द के अलग अलग मतलब है, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट बनती कोशिश हम शब्द को प्रेजेंट करते वक्त एक अलग तरीके से लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसलिए मैंने आपको कहा लॉ के पेपर में प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किस तरीके से आपने कानून को लिखा है उसके हिसाब से या तो आपके मार्क्स बनेंगे या तो आपके मार्क्स बिगड़ेंगे। कोई भी आंसर की अगर आप शुरुआत करोगे ना, आंसर होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, according to the provisions of the Indian Contract Act, T capital, C capital, A capital, हाँ या ना? तो अब देखो, वही चीज अगर आपने स्मॉल में लिख दी, वहीं पे एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। और अगर आपको वो श्रूड एग्जामिनर मिल गया ना, आपका आंसर ही चेक नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कानून तूने पढ़ा ही क्या है जब तुझे कानून का नाम ही लिखने नहीं आता है। आई डोंट वांट टू सी योर आंसर।
And that is why presentation is a very important, playing a very important role in your examination. तो कैसे आंसर लिखना है, कौन सा शब्द यूज करना है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और वो मैं क्लास के वक्त ही कहूंगी कि आपको वर्ड यूज करना है नॉट इनवैलिड. कुछ बच्चे नॉट इनवैलिड को लिखते हैं वैलिड. वैसे नॉट इनवैलिड वैलिड ही होता है, बट देर इज अ रीजन. तब मैं बताऊंगी जब मैं सेक्शन पढ़ाऊंगी ना कि क्यों लॉ मेकर ने वैलिड यूज नहीं किया, नॉट इनवैलिड यूज किया. डेफिनेशंस भी अगर आप देखोगे, फाउंडेशन अगर आपने पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर नॉट इक्विटी शेयर्स. नहीं, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को उन्होंने इज्जत में डिफाइन किया है. तो ऐसा क्यों है? देर इज अ रीजन. इट इज नॉट फॉर टाइम पास पर्पस के शब्द कम पड़ गए, ऐसा नहीं होता है. देर इज अ रीजन वाई द लॉ मेकर्स हैव ड्राफ्टेड द डेफिनेशन इन सच अ मैनर. और ये रीजंस मैं आपको बताऊंगी. वही मैंने कहा ना, लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पढ़ाऊंगी विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वो सत्यम है, एंड्रॉन है, फ्लिपकार्ट है, डीमार्ट है. इतने सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे, आपको मजा आ जाएगा. बोलोगे वाह क्या मजा आया है, और आपको ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा. आज तक हम कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं. हाँ मैम, पढ़ते भी होगे पुणे टाइम्स का पेज 3, है ना, उसके, क्योंकि हमें देखना है कौन किसके साथ है, कौन कहाँ घूमने गया है, हाँ या ना. बट उसके अलावा कोई चीज में इंटरेस्ट आया ही नहीं है. इंटरेस्ट आया ही नहीं. इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब झूठ तो इतना बोलो कि सच लगे भाई. इकोनॉमिक टाइम्स कौन पढ़ता है? सच में पढ़ते हो आप? ओके, वेरी गुड देन. बट इकोनॉमिक टाइम्स की तो उम्मीद अभी नहीं रखती हूँ मैं. टाइम्स ऑफ इंडिया इज फाइन. आप टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर पढ़ने लग जाओगे, बिकॉज नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. यू विल अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीजें हुई है. और देखो आज ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कितना ज्यादा है. तो कितना मजा आएगा अगर आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके साथ आप ये लेवल का डिस्कशन करोगे. वो भी बहुत खुश हो जाएंगे कि बच्चा पुणे में आके सही संगत में रह रहा है, सही हाथों में है, वो गलत कुछ चीजों की आदत नहीं लगी है. बहुत मजा आएगा उन लोगों को भी और आप लोगों को भी कि ये मैच्योर टाइप का डिस्कशन आप आपके पेरेंट्स के साथ कर रहे हो. ये नहीं कि मम्मी गोवा जाना है ना, मेरे को पैसे दो नहीं तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा. अब उस लेवल से ऊपर जाने वाले हम लोग. बहुत मजा आएगा. एक अलग ही लेवल का डिस्कशन आप आपके पेरेंट्स के साथ या चाचा चाची के साथ या दादा दादी के साथ या भैया भाभी के साथ आप करोगे तो इतना मजा आएगा. आपको लगेगा एक्चुअल में वी आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग. फाउंडेशन में वो नहीं होता था. फाउंडेशन में आपने सिर्फ पढ़ा है, प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा. बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन यू ऑल विल सी एट द इंटर लेवल. मैं खुद आपसे करवाऊंगी. सिर्फ 1 महीने का समय दो. 1 महीने के बाद आर्टिकल्स आप खुद मेरे पास लेके आओगे. 1 महीने मैं आपको हेल्प करूंगी और मैं बताऊंगी देखो आज के न्यूज़पेपर में ये आया है, या कल रात को ये न्यूज आई थी और मैं न्यूज आपको बताऊंगी, वीडियो बताऊंगी. तो देखो बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे अक्यूमुलेट भी करके रखे हुए, तो मैं खुद बताऊंगी. देखो ये जैसे पतंजलि का आपको दिख रहा है, ये वाला वीडियो है. सहारा का स्कैम है, टीसीएस का बायबैक क्यों आया था, इस साल में कौन कौन आईपीओ के लिए आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो थोड़े बहुत वीडियोस तो मैं बताऊंगी, बट आई एम 100% श्योर 1 महीने के बाद, आप सिर्फ 15 मार्च के बाद देखना, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे आप खुद मुझे इनपुट्स देखो. देखो मैम आज इसके बारे में आया, मैम ये देखो सेक्शन 44 प्राइवेट प्लेसमेंट ये कंपनी ने किया है, मैम देखो अमिताभ बच्चन जो है ही हैड गॉन फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ जस्ट डायल लिमिटेड. आप खुद ये चीज मुझे बोलोगे तो इतना मजा आएगा. यू विल ऑल्सो फील दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी. एक अलग ही लेवल पे वो नॉलेज चले जाता है. बुक्स से तो वो 30,000 के 30,000 बच्चे पढ़ते हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं. बट वी डोंट वांट टू बी लाइक दो स्टूडेंट्स. पास कितना बच्चा होने वाला है? 10% बच्चा, 3,000. हमें वो 3,000 में से वो एक बच्चा होना है. तो वो बच्चा बनने के लिए जो अलग चीज है वो हम इस क्लास में करने वाले हैं. पढ़ाई तो हर बच्चा करने वाला है, बट पास हर बच्चा नहीं होने वाला है. तो वो जो पास होने वाला बच्चा है ना, जो अलग चीज कर रहा है, उसने क्या किया है वही चीज हम फॉलो करने वाले इस क्लासरूम में, सो दैट यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स. हर एक अलग चीज हम करने वाले, चाहे वो प्रेजेंटेशन का हो, प्रैक्टिकल नॉलेज का हो या आपकी लैंग्वेज सुधारने का हो. सारी चीजें हम क्लास में करने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू बी बुकवर्म्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस
we are going to be sincere and it is going to give the best results. क्लास में भी कोई है रैंकर्स? फाउंडेशन में 2 बच्चों ने रैंक पाया था ना? आपका कौन सा रैंक था बेटा? 14 और आप 48 और आपका 33। क्या बात है, एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया। इनके जैसे हमें बनना है। इन्होंने ऑलरेडी बार को सेट कर दिया है। वी हैव टू बी लाइक देम। ये आपके जैसे ही है जो आज पुणे में आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाने तो आपको जैसे वैल्यू वैसे ही उनको वैल्यू है ना। ऐसा तो नहीं भाई उनको पर्सनल ट्यूशन है 4 के बाद अब ऑफिस में आ जाना, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। इट इज ओनली अप टू यॉल हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी। बाकी सारी चीजें जो है गारंटीड है कि मैं करवाने वाली हूँ। एक बार क्या करो, आपकी नोटबुक्स है आप लोगों के पास? नोटबुक्स निकालो तो। चलो चलो, नोटबुक में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपका नाम दे दीजिए। बाद में फिर रोते हो कि मेरी नोटबुक नहीं है, गुम गई, किसी ने चुरा ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटबुक में हम लोग बहुत सारे मास्टर चार्ट्स बनाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में आप रोते हुए आओ कि मैम पता नहीं बुक किसने ले ली है। नाम लिख दिया? सबसे पहले ये सब्जेक्ट के बारे में लिख दो कि सब्जेक्ट में क्या सारी चीजें हैं। हेडिंग दे दीजिए बड़े अक्षरों में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले कर रही हूँ, बट फोकस लिखने में होना चाहिए, ठीक है? लास्ट लेक्चर है मेरा आफ्टरनून का, इसलिए ये नोटबुक में लिखना है। ये सारी चीजें लिखो, कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉज। कॉर्पोरेट में कंपनीज एक्ट 1 से लेकर 148 तक सेक्शन। अदर लॉज में 4 एक्ट्स, 40 मार्क। लिखो। All my virtual students also have to maintain a separate notebook for law, okay? हो गया लिख के? हो गया?
राइट डाउन फास्ट फास्ट. क्या नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अभी ठीक है? Okay, I'm assuming you all are done with this writing part, okay? अब नेक्स्ट चीज जो आप लिखोगे वो ये रहेगी कि लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है. लिखिए, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस. हो गया लिख के? आगे लिखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूं, ठीक है? एक्ट इज इक्वल टू, बोलो तो एक बार, एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉजेस प्लस सब क्लॉजेस. What is wider, act or law? Law is equal to what? Act plus rules plus case. And act is equal to section plus subsection plus clause. Very good. आखिरी में ये लिख दीजिए. नाम दीजिए, नए पेज पे आ जाओ, नए पेज पे. फर्स्ट एक्ट की नाम दीजिए आपके नोटबुक में, द कंपनीज एक्ट 2013 विद टी कैपिटल, सी कैपिटल, ए कैपिटल, कॉमा करके 2013. व्हाट इज 2013? माय फेवरेट लकी नंबर. व्हाट इज 2013? बोलो ना. इट इज अ ईयर इन विच दिस एक्ट वाज पास्ड अंडर द पार्लियामेंट. 1 अप्रैल 2013 को. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872. याद है क्या कुछ? वहां पे लिख दो. टी, सी और ए को ऐसे हाईलाइट कर दिया ना आप लोगों ने. लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखो आप लोग. While writing the name of any act, अब वापस से एक्ट ए में होगा, कैपिटल ए में. While writing the name of any act with a capital A, the first letter of every word the first letter of every word has to be in capital. Has to be in capital. और फिर नीचे ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, माइनर ये शब्द का एग्जाम्पल लिख दीजिए.
कि 3 अलग अलग एक्ट्स में एक ही शब्द का मतलब अलग अलग है। वो जो मैंने लिखा है दैट इज, पहला जो लिखा है ना आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, में माइनर की डेफिनेशन है एनी बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, एनसी इज नॉट कंप्लीटेड। और स्पेशल केसेस जो होता है एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड, एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर। 21 का क्राइटेरिया कब एप्लीकेबल होता है? जैसे कि कोई बच्चा ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब अनाथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ही इज 21 इयर्स ऑफ एज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब अगर आपने ऐसे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio है। वॉइड ab initio मतलब एकदम नल, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट वही बच्चा 18 के एज में वोट कर पाएगा, नहीं आई बात समझ में, बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। शब्द एक ही है बट इसके मतलब क्या अनेक है या नहीं है? अच्छा एक काम करो, अभी आप लोग बस 2 मिनट में मैं आपको छोड़ रही हूँ। आपका मोबाइल फोन है आप लोगों के पास? ये जो आज के दिन मैंने आपको पढ़ाया है 2 मिनट में उसका रिविजन हो जाने वाला है। मैं चाहती हूँ ये रिविजन आप रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, कल आने के पहले बस ये 2 मिनट आपको सुनना है, बस सिर्फ इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन है। 2 मिनट आप सुनो और फिर कल के लेक्चर में आओ। 1 ही मिनट लगेगा शायद, मुझे लगता है 2 मिनट भी ज्यादा है। You all can do the audio recording of whatever I have taught today. Everyone has to be involved, okay, in the revision process. This revision is for you, not for me. Okay. सबसे पहली बात मुझे बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉ या एक्ट? लॉ। तो लॉ जो है वो क्या क्या से बनता है? 3 चीजों से बनता है, डैश प्लस डैश प्लस डैश, बोलिए कम ऑन। एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस। तो एक्ट का क्या मतलब होता है, क्या मुझे बता सकते हो? सेक्शंस प्लस सबसेक्शन प्लस, सबसे पहली एक्ट जो है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द कंपनीज एक्ट 2000। एंड एक्ट और लॉ में वाइडर कौन सा है? लॉ। और नैरोअर कौन सा है? तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कुल मिला के टोटली मुझे बता सकते हो कितने सेक्शंस है? 470। बट इंटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस। हमारे सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का है? 60 और अदर लॉज 40 मार्क्स इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 एक्ट्स, हाँ या ना? पहले हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो टू अदर लॉज। यस और नो गाइस? फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू ऑल टुमारो।